हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेईई मेन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में सरफेस केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर ऑफ सम कोलॉइड्स आर गिवन। हमारे पास में है कोलॉइड जिलेटिन, गम अरेबिक, ओलिएट या स्टार्च। अब इसमें से हमें चूज करना है विच अमंग दीज इज ए बेटर प्रोटेक्टिव कोलॉइड। आप प्रोटेक्टिव कोलॉइड को गोल्ड नंबर से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? प्रोटेक्टिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। जितना कम होगा गोल्ड नंबर उतनी ही प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? जिलेटिन, जिसके लिए गोल्ड नंबर की वैल्यू सबसे कम है 0.0052 टू 0.01। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजीनस कैटालिटिक रिएक्शन। फर्स्ट में क्या दिया गया? हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो गैसेस को रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन मोलिब्डेनम सॉलिड कैटलिस्ट। तो ये हेटेरोजीनस है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यहाँ पर हम एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल। अगेन हमारे पास में रहेगा सॉलिड कैटलिस्ट। ओस्टवॉल्ड प्रोसेस में हम अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड में यूजिंग प्लैटिनम। तो यहाँ पर भी सॉलिड कैटलिस्ट आ जाते हैं। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है जो हेटेरोजीनस कैटलिस्ट शो नहीं करता, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंबशन ऑफ कोल। थर्ड क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एंड गोल्ड सोल आर एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ से सिर्फ आपको पूछा गया है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज है सोल्स के ऊपर। तो ये हमें एनसीईआरटी पे डायरेक्ट टेबल गिवन है, हम वहां से चेक कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन होता है पॉजिटिवली चार्ज सोल और गोल्ड सोल होता है नेगेटिवली चार्ज सोल। जितने भी मेटल सोल्स होते हैं और आर नेगेटिवली चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question number 4, peptidation is. It is very important process to prepare colloidal solution from freshly prepared precipitate. जैसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं, ये हमारे पास में FeOH होल थ्राइस का एक प्रेसिपिटेट है और इसे हमने एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व करवा दिया। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें एक कॉमन आयन प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पर Fe+3 कॉमन आयन है और इस तरह से जो कॉमन आयन है वो FeOH होल थ्राइस मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेगा और कोलोइडल सॉल्यूशन में इसे कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास में बन गई इसके लिए प्रोसेस और इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हमारे पास में एक कंडीशन दी गई है अबाउट डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल और दूसरी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो अब हम यहां से देखेंगे कि हमारे पास इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। The diameter of dispersed particle is much smaller than the wavelength of light used. This is not correct. Second, the diameter of dispersed particle is not much smaller than the wavelength of light used. This is correct. और उसके बाद में थर्ड, the refractive index of the dispersed phase and dispersion medium are almost similar in magnitude. No, the refractive index of dispersed phase and dispersion medium differ greatly in magnitude. ये है हमारे पास में दो कंडीशन B and D और इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैंगम्यूर मॉडल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। क्या होता है जब हम गैस को सॉलिड सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करवाते हैं तो यूनिमॉलिकुलर लेयर बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। और यहाँ पर हम लिखते हैं द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बिकॉज इसका एक्सप्रेशन क्या दिया गया है आपको, x/m इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय 1 प्लस BP एट इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये हमारे पास में A एंड B कांस्टेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। द मास ऑफ गैस स्ट्राइकिंग ए गिवन एरिया ऑफ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड x per unit mass of adsorbate and m was measured at various pressure. A graph between log x/m and log p gives a straight line with a slope equal to 2 and the intercept equal to 0.4771. The value of x/m at pressure 4 atmosphere is. अब हम यहां से देखते हैं, सबसे पहले तो हमें ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हम इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। हम फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, x/m इज इक्वल टू k T⁻1/n। और अगर हम इसे लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनेगा log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। यहां पर हम इसे कंपेयर कर रहे हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ में। हमारे पास में इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, log k। इंटरसेप्ट के लिए वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है आपको, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0.4771। तो इसका मतलब c इज इक्वल टू log k और log k की वैल्यू है 0.4771।
और नीचे क्वेश्चन में आपको मेंशन करके दिया गया है दिस इज वैल्यू ऑफ log 3, तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 3। ये पहली वैल्यू मिल गई अभी हमें। अब हमें दूसरा दिया गया है यहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू 2। स्लोप यहाँ पर देखिए किसके इक्वल होगा, स्लोप इज इक्वल टू m एंड m इज इक्वल टू 1/n। तो हम क्या लिखेंगे, 1/n इज इक्वल टू 2। ये आ गई आपके पास में सेकेंड वैल्यू, 1/n इज इक्वल टू 2। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये वैल्यू हम किस में रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहां से निकाल सकते हैं x/m की वैल्यू। तो x/m इज इक्वल टू k इज 3 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर हमें गिवन है 4 एटमॉस्फेयर और 1/n की वैल्यू आ रही है 2, तो 4 पावर 2। तो यहां से आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू 48। ये है हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst the following statement regarding adsorption those that are valid are delta H become less negative at adsorption proceed। बिल्कुल सही है, यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। ऑन द गिवन एड्सॉर्बेंट अमोनिया इज एड्सॉर्ब मोर देन नाइट्रोजन गैस। इजिली लिक्विफिएबल गैसेज जो होती हैं उनका एड्सॉर्प्शन जल्दी होता है। अमोनिया में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से वो इजिली लिक्विफिएबल है, तो यहाँ पर इसका एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन गैस। ऑन एड्सॉर्प्शन द रेजिडुअल फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट इंक्रीजेज। नो, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। With an increase in temperature, equilibrium concentration of adsorbate increases। नहीं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में फर्स्ट टू स्टेटमेंट करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा थर्ड, ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th असर्शन रीजनिंग टाइप है FeOH whole thrice and AS2S3 colloidal salts on mixing give precipitate। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज FeOH होल थ्राइस ये हमारे पास में बनता है एक पॉजिटिवली चार्ज सोल, और AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड सोल ये हमारे पास में है नेगेटिवली चार्ज सोल। अगर हम इन दोनों को आपस में मिक्स करवा देते हैं देन वी गेट प्रेसिपिटेट, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। सेकेंड हमें रीजन क्या दिया गया है, FeOH होल थ्राइस एंड आर्सेनियस सल्फाइड कंबाइन एंड फॉर्म ए प्रेसिपिटेट ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन, दिस इज इनकरेक्ट। यहां पर इन दोनों का आपस में म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन हो जाता है लेकिन कोई नया प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है मैच द फॉलोइंग टाइप। इसमें हमें दिए गए हैं कॉलम 1 में नेम ऑफ कॉलॉइड, सम कॉमन कॉलॉइड जो है उनके लिए क्या जनरल नेम यूज किया जाता है, और कॉलम 2 में दिए गए हैं कुछ एग्जांपल्स और हमें इनके साथ में इनकी मैचिंग करवानी है। सबसे पहले हमारे पास में है फोम, फोम के साथ में करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, फ्रोथ। सेकंड हमारे पास में है जेल, जेल के साथ में करेक्ट मैच हो जाएगा जेलीज। उसके बाद में है एरोसोल, एरोसोल के साथ में करेक्ट मैच हो जाएगा स्मोक। और लास्ट हमारे पास में है इमल्शन जिसमें दोनों ही स्टेट लिक्विड होती है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, इमल्शन के लिए हमारे पास में एग्जांपल है मिल्क। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, adsorption of gas follow Frederick adsorption isotherm if x is the mass of gas adsorbed on mass m of adsorbent, the correct plot of x/m versus p। अगर हम एक सिंगल टेम्परेचर पर बनाते हैं तो हमें फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इस तरह से मिल जाता है। ये है हमारे पास x/m ऑन y एक्सिस और x एक्सिस पर हम ले रहे हैं यहाँ पर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे जो लास्ट दो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब फर्स्ट और सेकंड में हम देखेंगे कि हमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी चेक करना है। इफ वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस, तो x/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब आप यहां पर देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो किसके साथ में मैच कर रहा है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए ये हमारे पास में है 200 केल्विन पे, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्राफ इस तरह से नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो इसका मतलब मान लीजिए 210 या 250 कोई भी हमने टेम्परेचर इंक्रीज करवाया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करवाया है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच माइसेल फॉर्मेशन स्टार्ट। तो बहुत ही सिंपल सा है ये, आपके पास में डेफिनेशन ऑफ क्राफ्ट टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, अबव विच द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गिवन कर्व। ये भी हमारे पास प्रेडिकेट्स ऑप्शन आइसोथर्म के लिए ग्राफ है, log x ओवर m वर्सेस log p ग्राफ। इसमें हमें वैल्यूज दी गई हैं 2 और 4। ये हम स्लोप निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, और स्लोप हमारे पास में किसके इक्वल होता है, स्लोप इज इक्वल टू 1 ओवर n, और 1 ओवर n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 4, दैट वुड बी 1 ओवर 2। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, x ओवर m शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर 1 ओवर 2, और इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, a। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। असर्शन है कोगुलेशन पावर ऑफ Al+3 इज मोर देन सोडियम +1, दिस इज करेक्ट। The greater is the valency of flocculating ion added, greater is its power to cause precipitation, this is also correct। दिस इज फ्रॉम हार्डी शूज रूल। हार्डी शूज रूल में दिया गया था कोगुलेशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपोजिटली चार्ज आयन, और कोगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ कोगुलेटिंग आयन। तो इसके अकॉर्डिंग जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही कोगुलेटिंग पावर उसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्पोज फेज इन कोलॉइडल iron 3 hydroxide and colloidal gold is positively and negatively charged respectively, which of the following statement is not correct। हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन कोगुलेट द गोल्ड सोर मोर इजीली देन द आयरन 3 हाइड्रोक्साइड सोल। बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज मैग्नीशियम पे चार्ज ज्यादा है, मैग्नीशियम पे चार्ज ज्यादा है तो पॉजिटिव आयन की जो कोगुलेटिंग पावर होगी वो ज्यादा होगी। तो पॉजिटिव आयन किसको कोगुलेट करेगा, नेगेटिवली चार्ज सोल को। तो ये हमारे पास में करेक्ट हो गया। सेकंड, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन कॉजेस कोगुलेशन इन बोथ सोल, ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास में जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिवली चार्ज सोल का, और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल का कोगुलेशन करा सकता है। थर्ड ऑप्शन, मिक्सिंग ऑफ द सोल हैज नो इफेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट किस लिए है, बिकॉज एक पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल, अगर हम इन दोनों को मिक्स करवा देते हैं दोनों कोगुलेशन कर देंगे, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। फोर्थ में क्या दिया गया है, कोगुलेशन इन बोथ सोल कैन ब्रॉट अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर हम प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं तो कोगुलेशन हो जाता है। इट मींस इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एट विच कंडीशन माइसेल इज फॉर्म। इसमें हमें दोनों कंडीशन बतानी है, क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन के बारे में। तो हमारे पास में होनी चाहिए द कंसंट्रेशन हायर देन द क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर हायर देन द क्राफ्ट टेम्परेचर। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन X2Y विद एक्टिवेशन एनर्जी EB एंड EF फॉर द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। इन जनरल हमें एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिलेशन चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए किस तरह से बनेगा। दिस इज एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ग्राफ। जब हम एंडोथर्मिक का ग्राफ बनाते हैं तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम होती है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, दिस इज ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज EP एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। हमें लेकिन रिलेशन किसमें बताना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट पोजेस्ड बाय सब्सटेंसेस टू गेट एक्टिवेटेड। और गेट एक्टिवेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होना। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस। तो देखिए ये हमारे पास में इतना बड़ा गैप है, और अगर हम इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन से प्रोसीड करवाते हैं तो हमारे पास में ये जो डिफरेंस आता है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड प्रोसेस। तो ग्राफ से बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है दैट फॉरवर्ड इज हायर देन बैकवर्ड प्रोसेस एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल पार्टिकल VC एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन ट्रू सोल्यूशन कुड बी। कितना हो सकता है, इसके लिए हमारे पास में दोनों के लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास में कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डायमेंशंस कितनी है। कोलोइडल पार्टिकल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, साइज होना चाहिए 1 to 100 नैनोमीटर,
और जो हमारे पास में ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल है उनकी क्या होती है, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स का साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। तो अब हम कुछ कंसिडरेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोलोइडल पार्टिकल का साइज हमने ले लिया है 10 नैनोमीटर और ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल को हम हाईएस्ट रेंज में ही लेके चल लेते हैं 1 नैनोमीटर। तो अब हम क्या लेंगे यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल पार्टिकल कितना बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह हम क्या लिख देते हैं, हमारे पास में है 10 नैनोमीटर, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया है, ये पावर ले ली 3, 10⁻³ आ जाएगा। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4/3 1/3। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करवाते हैं देन रफली वी गेट 10⁻3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, VC/V ट्रू सॉल्यूशन इज नियरली इक्वल टू 10⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, if hydrogen CH4 CO2 and ammonia gases are adsorbed by 1 gram charcoal at 290 Kelvin temperature then the decreasing order of their volume is। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम को मतलब हमें यहाँ से बताना है व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। सबसे ज्यादा कौन सी गैस एड्सॉर्ब होगी, जो सबसे ज्यादा इजीली लिक्विफिएबल होगी। इजीली लिक्विफिएबल वो गैस होती है जिसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास गैसेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है अमोनिया में, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बाकी रिमेनिंग जितनी गैसेस है सब में वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वॉन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड करते हैं साइज एंड मास पर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में नेक्स्ट जो सीक्वेंस में आ जाना चाहिए CO2, उसके बाद में CH4 और सबसे लास्ट में आ जाएगा हाइड्रोजन। ये हमने मास के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करवा दिया। तो वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, CO2 में, देन CH4, देन हाइड्रोजन, और सबसे हाईएस्ट तो किस में होना है, अमोनिया में होना ही है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वॉन डर वाल्स फोर्सेस यूज किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस यूज्ड एज स्टेबलाइजर इन इमल्शन। इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन्स, गम्स, अगर सबके सब हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, ऑल द गिवन। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज। कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा देते हैं बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस किया था। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अगर कैटलिस्ट हम यूज करते हैं तो वही एक्टिवेटेड एनर्जी की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होंगे, या उसी को हम बोल देते हैं एनर्जी बैरियर। उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके जल्दी से जा पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी, एड्सॉर्प्शन लोवर्स द। Question number 22, assertion reasoning type. On passing electric current in colloidal solution, they do not move towards cathode or anode. मूव करते हैं जब भी हम कोलोइडल सॉल्यूशन में से कुछ इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड रीजन, दे डू नॉट कंटेन एनी चार्ज, चार्ज होता है उनके ऊपर। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, ए एंड आर आर फॉल्स। ये है हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। आई होप सभी की एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।